राजा जनक के राज्य में एक बार भयानक अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अन्नागार खाली हो गए, जनता भूख से मरने लगी और शासन व्यवस्था चरमरा गई। पड़ोसी राजा ने इस अवसर का लाभ उठाया और आक्रमण करके जनक का राज्य जीत लिया। राजा अपनी जान बचाकर भागता हुआ जंगलों में भटकने लगा। कुछ दिनों तक यूं ही भटकने के बाद भूख से व्याकुल राजा एक नगर में जा पहुंचा। नगर में एक धनी सेठ के द्वार पर अन्नदान चल रहा था। गरीबों और भिखारियों की लंबी कतार लगी थी। राजा जनक भी उस कतार में खड़े हो गए। घंटों बाद उनकी बारी आई, परंतु कटोरा न होने के कारण उन्हें भोजन देने से मना कर दिया गया। वे दौड़ते हुए कुम्हार के पास गए। कुम्हार से याचना करके कटोरा पाया और वापस लौटे, पर तब तक भोजन समाप्त हो चुका था। बहुत विनती करने पर थोड़ी सी बची हुई खिचड़ी उन्हें दी गई। कई दिनों बाद कुछ खाने को मिला था, इसलिए वे अत्यंत प्रसन्न थे। एक साफ जगह देखकर वे खाना खाने बैठ गए और जैसे ही पहला निवाला मुंह तक ले गए, दो सांड लड़ते हुए वहां आ पहुंचे। अफरा तफरी मच गई, धक्का मुक्की हुई और उसी हंगामे में उनका कटोरा टूट गया। खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। यह दृश्य देखते ही जनक फूट फूट कर रोने लगे। एक राजा से भिखारी बनने तक की पूरी यात्रा, सारी पीड़ा एक ही क्षण में उनकी आंखों से बह निकली और तभी अचानक उनकी नींद खुल गई। वे अपने शयन कक्ष में थे। राजमहल में प्रातःकालीन शहनाई बज रही थी। भाटगण उनके नाम के जयकारे लगा रहे थे। सब कुछ सुरक्षित था, वैसा ही जैसा कल था। जनक को यह बात समझ आने में देर न लगी कि वे सपना देख रहे थे। वे व्याकुल हो उठे। सच क्या था? वह सपना जिसमें वे भूख से तड़पते भिखारी थे, या यह जागृत अवस्था जिसमें वे फिर से राजा हैं? इसी व्याकुलता में वे तुरंत अष्टावक्र ऋषि के पास पहुंचे और पूछा, महर्षि, जो मैंने स्वप्न में देखा वह सत्य था, या यह जो मैं अब देख रहा हूं यह सत्य है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, न वह सत्य था न यह सत्य है। जो तुमने स्वप्न में देखा वह भी मिथ्या है, और जो तुम जागृत अवस्था में देख रहे हो वह भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न एक भ्रमजाल है, वैसे ही यह संसार भी एक भ्रमजाल है। यहीं से असली प्रश्न जन्म लेता है, क्या जागृत अवस्था और कुछ नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाला एक स्वप्न ही है? चलिए समझते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए। जब हम जगे हुए होते हैं तो हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि यह वास्तविक दुनिया है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं होता। लेकिन ठीक यही अनुभूति हमें सपने में भी होती है। सपने के दौरान हमें कभी नहीं लगता कि यह सपना है। उस समय सपना ही वास्तविकता होती है। डर, खुशी, पीड़ा सब असली लगते हैं। अंतर केवल इतना है कि जागने के बाद हम उसे सपना कह देते हैं। जागृत अवस्था में हमें सपना दिखाई नहीं देता, इसलिए हम मान लेते हैं कि सपना झूठा है। लेकिन सपने के दौरान पूरी जागृत दुनिया भी तो दिखाई नहीं देती। उस समय हमें यह नहीं लगता कि कोई और दुनिया भी है जहां मैं सोया हुआ हूं। उस क्षण सपने की दुनिया ही पूर्ण और असली होती है। जब हम जागते हैं तो हमें यह साफ बोध होता है, मैं जाग रहा हूं। लेकिन यही बोध हमें सपने में भी होता है। सपने में भी हमें लगता है कि अब मैं जागा हुआ हूं। अंतर केवल यह है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर हम पीछे वाली को झूठा घोषित कर देते हैं। लेकिन जब तक हम उस अवस्था में होते हैं तब तक वह झूठी नहीं लगती। आप कहोगे कि सपने के दृश्य जागने पर रुक जाते हैं, इसलिए वे असत्य हैं। लेकिन यही बात उल्टी दिशा में भी उतनी ही सही है। जागृत अवस्था का पूरा जंजाल सपने में रुक जाता है। यदि ये तर्क दिया जाए कि सपनों में पहले के दृश्य दोहराए नहीं जाते, तो जागृत अवस्था में भी
क्या सब कुछ वैसा ही रहता है? पेड़, पर्वत, शरीर, मन, अनुभव, दृष्टिकोण सब क्षण क्षण बदल रहे हैं। फर्क सिर्फ परिवर्तन की गति का है। नींद से जागने के बाद की दुनिया वैसी की वैसी नहीं रहती जैसी कल सोने से पहले थी। और यह भी देखा गया है कि बहुत लोगों को एक ही सपना वर्षों तक अलग अलग रूपों में आता रहता है। एक स्तर पर दोहराव दोनों ही अवस्थाओं में है और दूसरे स्तर पर सब कुछ हर क्षण नया है। जिस प्रकार सपने में हमें यह याद नहीं रहता कि हम उस स्थान पर कैसे पहुंचे जहां से सपना शुरू हुआ, उसी प्रकार हमें यह भी याद नहीं रहता कि हम इस संसार में कैसे पहुंचे। जन्म से पहले का कोई अनुभव हमारे पास नहीं है। हम केवल कहानी सुनते हैं, माँ बाप, तारीख, अस्पताल, लेकिन ये सब भी तो इसी जागृत कहानी का हिस्सा है। प्रत्यक्ष अनुभव वहां भी नहीं है। जीवन और सपना दोनों ही एक कहानी की तरह आगे बढ़ते हैं। कारण और परिणाम, पात्र और घटनाएं, उतार चढ़ाव, सब कुछ एक कथानक के नियमों का पालन करता है। दोनों ही अनिश्चित हैं। दोनों ही अवचेतन इच्छाओं, डर और संस्कारों से प्रभावित होते हैं। दोनों ही प्रबल भावनाएं जगाते हैं। सपना देखकर हम डर के मारे चीख सकते हैं, पसीने में भीग सकते हैं। जीवन में भी वही होता है। शरीर दोनों में फर्क नहीं कर पाता। भावनाओं के स्तर पर दोनों समान हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवन में तनाव हो तो सपने बिगड़ जाते हैं, और यदि सपने भयावह हो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों अलग अलग खांचे नहीं हैं, बल्कि एक ही चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं। सपने में हम एक पूरी दुनिया रच लेते हैं। वहां लोग होते हैं, घटनाएं होती हैं, नियम होते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, जबकि वास्तव में वो सब हमारी ही चेतना के भीतर घट रहा होता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इस बात की पूरी संभावना है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो असलियत में हमारी चेतना के भीतर ही हो रहा हो। शिज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों में व्यक्ति ऐसी वास्तविकता का अनुभव करता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, पर उसके लिए वो पूरी तरह सत्य होती है। वो ऐसी आवाजें सुनता है, दृश्य देखता है, खतरे महसूस करता है जो अस्तित्व में है ही नहीं। उसे वैसा ही डर महसूस होता है जो किसी वास्तविक खतरे के समय महसूस होता है। सोचिए, अगर मस्तिष्क ऐसी पूरी दुनिया बना सकता है जिसे हम बीमारी कहकर खारिज कर देते हैं, तो ये कैसे तय किया जाए कि सामान्य अवस्था में जो दुनिया हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं बल्कि बीमारी है। इसका अर्थ ये नहीं कि सच में हम सब बीमार हैं, पर शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां ये दिखाती हैं कि चेतना में वास्तविकता गढ़ने की क्षमता मौजूद है। और यदि ये क्षमता मौजूद है तो सांख्यिकीय रूप से ये संभावना भी मौजूद है कि हम किसी प्रकार के सिमुलेशन में रह रहे हों, न कि किसी परम मूल वास्तविकता में। यह भी कहा जाता है कि जागृत अवस्था निरंतर चलती है, जबकि सपना टूट जाता है। पर यह भी एक भ्रम है। जागृत अवस्था भी हर रात टूटती है। हर रात चेतना किसी और दुनिया में प्रवेश कर जाती है। और गौर से देखा जाए तो सपनों में भी भावनाओं की, विषयों की, स्मृतियों की निरंतरता होती ही है। कई सपने जीवन की घटनाओं से जुड़े होते हैं और कई जीवन के निर्णय सपनों से प्रभावित होते हैं। कोई कहेगा कि जागृत अवस्था यादें बनाती है, लेकिन सपने भी यादें बनाते हैं। कई बार सपनों की यादें इतनी तीव्र होती हैं कि वे जीवन की वास्तविक घटनाओं से अलग नहीं की जा सकती। अब जरा इंद्रियों की बात करें। सपनों में हमारी आंखें बंद होती हैं, फिर भी हम देखते हैं। कान बंद होते हैं, फिर भी सुनते हैं। स्पर्श, स्वाद, गंध सबका अनुभव होता है। इसका अर्थ यह है कि अनुभव के लिए इंद्रियां अनिवार्य नहीं हैं। इंद्रियां केवल एक माध्यम हैं। अनुभव का स्रोत कहीं और है, चेतना में। सपनों में समय अक्सर लंबा प्रतीत होता है। कुछ मिनटों के सपने में हमें लगता है कि घंटों, दिनों या वर्षों की यात्रा हो गई।
जागृत अवस्था में भी समय का अनुभव सापेक्ष है। खुशी में समय उड़ जाता है, दुख में ठहर जाता है। गुरुत्वाकर्षण और गति भी समय की गति को प्रभावित करते हैं। कोई कहेगा कि सपने में कभी कभी चीजें विचित्र दिखाई देती हैं, जैसे कि उड़ती हुई वस्तुएं, अजीब रंगों और आकारों वाले प्राणी। लेकिन जागृत अवस्था में भी यदि इंद्रियों में दोष हो तो वही होता है। पीलिया में दुनिया पीली दिखती है, डिप्लोपिया में एक वस्तु दो दिखाई देती है, टिनिटस में आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई बाहरी स्रोत नहीं होता, एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम में वस्तुएं छोटी बड़ी, पास दूर, तैरती हुई लगती हैं। गंध और स्वाद भी बिना किसी बाहरी कारण के अनुभव हो सकते हैं। अक्सर एक आपत्ति यह दी जाती है कि सपना तो वास्तविक संसार का ही एक भाग है, इसलिए जागृत अवस्था में रहते हुए सपने आते हैं। पर इसका उल्टा संभव नहीं है। यानी यह कहा जाता है कि क्योंकि जागृत संसार मूल वास्तविकता है, इसलिए उसके भीतर सपना घट सकता है। लेकिन सपने के भीतर कोई और सपना कैसे हो सकता है? यह तर्क सुनने में मजबूत लगता है, लेकिन अनुभव के स्तर पर टिक नहीं पाता, क्योंकि सच यह है कि सपने में भी सपने आते हैं। इसे समझने के लिए किसी दर्शन की नहीं, केवल अपने अनुभव की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम सपने में ही जाग जाते हैं। हमें लगता है कि नींद खुल गई है। हम अपने आसपास का कमरा देखते हैं, चीजें वैसी ही दिखाई देती हैं जैसी रोज दिखती हैं। हम चलकर कहीं जाते हैं, किसी वस्तु को उठाते हैं, किसी से बात भी कर लेते हैं। उस क्षण हमें जरा भी संदेह नहीं होता कि यह सपना है। हमें पूरा भरोसा होता है कि हम जाग चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वास्तव में नींद खुलती है। तब समझ में आता है कि जिसे हम अभी तक जागृत अवस्था समझ रहे थे, वह भी सपना ही था। यानी एक सपना दूसरे सपने के भीतर घट रहा था। अब यहां एक बहुत निर्णायक बात सामने आती है। यदि यह संभव है कि सपना स्वयं को वास्तविक मानते हुए अपने भीतर एक और सपना रच ले, तो यह मानने में क्या बाधा है कि जिसे हम आज जागृत संसार कह रहे हैं, वह भी किसी और स्तर की वास्तविकता का सपना हो? देखा जाए तो जीवन वास्तव में सपनों की एक श्रृंखला है। हम जिसे आज वर्तमान वास्तविकता कह रहे हैं, वह भी एक सपना ही है। बस ऐसा सपना जिसमें हम इस समय जागे हुए प्रतीत होते हैं। जैसे ही यह सपना समाप्त होगा, कोई और सपना शुरू हो जाएगा और हम उसे अगली वास्तविकता कहने लगेंगे। हमारी समस्या यह है कि हम वर्तमान अनुभव को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। जो अभी दिख रहा है, जो अभी महसूस हो रहा है, उसे हम ठोस, स्थायी और निर्विवाद समझ लेते हैं। लेकिन यदि हम ईमानदारी से देखें तो हम अपने चारों ओर किसी भी चीज पर यह शर्त लागू नहीं कर सकते कि वह स्थिर है, अपरिवर्तनशील है और शाश्वत है। अपने शरीर को ही देख लो, वह हर क्षण बदल रहा है। कोशिकाएं मर रही हैं, नई बन रही हैं। जो शरीर 5 साल पहले था, वह अब नहीं है। जो मन कल था, वह आज नहीं है। विचार बदलते हैं, इच्छाएं बदलती हैं, डर बदलते हैं। फिर भी हम कहते हैं, मैं वही हूं। यह मैं आखिर है कौन? यदि कोई वस्तु वास्तविक होने के लिए स्थिर, अपरिवर्तनशील और शाश्वत होनी चाहिए, तो यह शरीर उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मन भी नहीं उतरता। भावनाएं, रिश्ते, पहचान, समाज, राष्ट्र, कुछ भी नहीं। यहां तक कि जिसे हम मैं कहते हैं, वह भी हर दिन बदलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए असली खुशी और स्थायी स्वतंत्रता इन बदलती हुई चीजों में कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो बदलता है वह छिनता है, जो आता है वह जाता है, और जो जाता है उसके जाने का दुख अवश्य होता है। यही कारण है कि जीवन में चाहे जितनी भी उपलब्धियां हों, भीतर कहीं ना कहीं एक असंतोष बना रहता है, एक अधूरापन। जब तक हम सपने को वास्तविक मानते रहते हैं, तब तक उसका टूटना हमें दुख देता है। सपने में कोई डरावना दृश्य आए तो हम कांप जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम जाग जाते हैं, वही दृश्य हास्यास्पद लगने लगता है। इसलिए नहीं कि दृश्य बदल गया, बल्कि इसलिए कि देखने वाला जाग गया। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है। सपना देखने वाला बदलता नहीं, सपने बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं, पात्र बदलते हैं,
लेकिन जो देख रहा है वह वही रहता है। बचपन का सपना, युवावस्था का सपना, आज का सपना सब अलग हैं, पर उन्हें देखने वाली चेतना एक ही है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। बचपन का जीवन, जवानी का जीवन, बुढ़ापे का जीवन, ये सब अलग अलग सपनों की तरह हैं। हर चरण में हम सोचते हैं अब यही वास्तविक है, लेकिन हर चरण समाप्त हो जाता है और फिर पीछे मुड़कर देखने पर वो किसी सपने जैसा ही लगता है। कभी आपने बुजुर्गों को कहते सुना है, पता ही नहीं चला जिंदगी कैसे निकल गई। ये कोई काव्यात्मक वाक्य नहीं है। जीवन वास्तव में उसी तरह फिसल जाता है जैसे सपना। रहते समय ठोस लगता है, बीत जाने पर धुंधला। जैसे एक सपना समाप्त होता है और दूसरा सपना शुरू हो जाता है, वैसे ही एक जीवन समाप्त होता है और दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। लेकिन सपना देखने वाला, वह चेतना वही रहती है। नाम बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन देखने वाला वही रहता है। और यही कारण है कि अगर मोक्ष को भविष्य में मिलने वाली कोई अंतिम उपलब्धि मान लिया जाए तो वह कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जब तक जीवन का सपना चल रहा है तब तक मोक्ष भी इसी सपने का सिर्फ एक हिस्सा होगा। वास्तविक मुक्ति किसी स्थान पर पहुंचने से नहीं आती, वह किसी समय में घटने वाली घटना नहीं है। वास्तविक मुक्ति केवल एक चीज से आती है, जागने से। जिस क्षण यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ दिख रहा है वह सपना है, उसी क्षण उसका बंधन टूट जाता है। सपने के भीतर रहते हुए भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। एक आदमी सपने में डरता है, तांपता है, भागता है, रोता है। उस समय उसका डर बिल्कुल वास्तविक होता है। कोई उसे यह कह दे कि यह सपना है तो भी वह नहीं मानेगा, क्योंकि उसका अनुभव उसे झूठा मानने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वह जागता है, वही डर, वही दृश्य, वही चीख सब अर्थहीन हो जाते हैं। अब वह व्यक्ति उस सपने से कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका है कि वह सपना था। ठीक यही बात जीवन पर लागू होती है। जो व्यक्ति वास्तविकता के स्वरूप से अनजान है, वह संसार की घटनाओं से वैसे ही डरता है जैसे सपने में डरा हुआ आदमी। उसे लाभ मिले तो वह खुश हो जाता है, हानि हो तो टूट जाता है। उसे अपमान मिले तो भीतर घाव बन जाता है, और प्रशंसा मिले तो अहंकार खड़ा हो जाता है। वह हर घटना को अंतिम सत्य मानकर जीता है, इसलिए हर घटना उसे बांध लेती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जादूगर के खेल को सच मान ले। जब तक जादू समझ में नहीं आता, तब तक आदमी डरता है, चौंकता है, घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चल जाता है कि यह केवल हाथ की सफाई है, तब वही खेल मनोरंजन बन जाता है। दृश्य वही रहते हैं, पर देखने वाला बदल जाता है। आत्मा के स्वरूप को जान लेने पर भी यही होता है। दुनिया वैसी ही रहती है, घटनाएं घटती रहती हैं, शरीर बीमार पड़ता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां आती जाती हैं, लेकिन भीतर एक स्पष्टता आ जाती है कि यह सब एक प्रवाह है, एक दृश्य है, एक अनुभव है, मैं नहीं। और यही समझ दुख को जड़ से काट देती है। यह समझ कोई विश्वास नहीं है, यह कोई नया विचार नहीं है जिसे मान लिया जाए। यह एक प्रत्यक्ष बोध है, जैसे जागना। जब तक हम सपना देख रहे होते हैं, तब तक हमें लगता है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। लेकिन जागने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती, जागना ही बाहर निकलना है। यही कारण है कि वास्तविक मुक्ति किसी भविष्य में नहीं है, वह किसी अगले जन्म में नहीं है, वह किसी स्वर्ग में नहीं है, वह इसी क्षण उपलब्ध है, यदि देखने वाला जाग जाए। हम जिस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुख, स्थिरता, सुरक्षा, वह सपने के भीतर नहीं मिल सकती, क्योंकि सपना चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसका टूटना
तय है। स्थायी सुख केवल उसमें है जो कभी टूटता नहीं, और वह है देखने वाला। सपने बदलते रहते हैं, जीवन बदलते रहते हैं, जन्म और मृत्यु एक के बाद एक आते रहते हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह न जन्म लेता है न मरता है। वही वास्तविक है, वही स्थिर है, वही शाश्वत है। इसलिए समाधान किसी सपने को बेहतर बनाने में नहीं है, समाधान सपना बदलने में भी नहीं है। समाधान केवल एक है, जागना। जिस दिन यह स्पष्ट हो जाए कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह कहानी नहीं हूं, उस दिन कहानी चलती रहेगी पर हमें बांध नहीं पाएगी। दुख आएगा पर भीतर नहीं उतरेगा, सुख आएगा पर पकड़ नहीं बनाएगा। और यही वह अवस्था है जहां अष्टावक्र ऋषि के उपदेश के बाद राजा जनक पहुंचे थे। राज्य में रहते हुए भी मुक्त, संसार में रहते हुए भी अछूते, सपने के भीतर रहते हुए भी जागे हुए। अगर आज नहीं तो किसी और दिन, किसी और क्षण में, किसी घटना के बीच, किसी दुख या सुख के बीच आप में यह सवाल जरूर उठेगा, क्या यह भी सपना है? और जिस क्षण यह सवाल पूरी ईमानदारी से उठेगा, उसी क्षण जागना शुरू हो जाएगा।